नमस्कार, कालका से समालखा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा में एक सीट पर होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी नेता किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान किरण चौधरी के साथ सीएम नायब सैनी, हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के अलावा कई विधायक और मंत्री समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। किरण चौधरी ने एक दिन पहले विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा कर दी। सीएम नायब सैनी ने किरण चौधरी को जीत की अग्रिम बधाई दी। सीएम सैनी ने कहा कि देश के सबसे उच्च सदन राज्यसभा की सदस्यता के लिए किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, उन सभी ने किरण चौधरी का समर्थन किया है। इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि मैंने पीएम मोदी की नीतियों और मनोहर लाल से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की थी। मैंने पार्टी इसलिए भी ज्वाइन की क्योंकि आने वाला समय बीजेपी का है। जो भी पार्टी देश हित और प्रदेश हित के लिए काम करती है, उससे जुड़ना मेरा सौभाग्य है। बात यह है कि हमारा परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है भाजपा के साथ। चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी और पूरा हरियाणा जो है उस समय समृद्ध हुआ था। आज जो है प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी। ये देखते हुए ज्वाइन करी कि आने वाला समय जो है ये बीजेपी का है और जो पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम करती है, उसके साथ जुड़ना जो है वो मेरा सौभाग्य होगा और इसीलिए जो है प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन करा है। साथ ही साथ जो है आप जानते हैं कि हमेशा से आपको बताएंगे ना, अभी नहीं, अभी आज तो हमने नॉमिनेशन फाइल किया है, आपको जरूर वो आपको बताएंगे। मतलब मैंने कहा है ना, बताएंगे आपको। हमारी वरिष्ठ नेत्री है किरण चौधरी जी और पार्टी ने सर्वसम्मत ये फैसला लिया है कि राज्यसभा में किरण चौधरी जी जाएंगी। आज किरण चौधरी जी ने नॉमिनेशन फाइल किया है। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने बिना भेदभाव के विकास कार्य किए हैं। पहले काम पैसे और सिफारिश से होते थे, अब जरूरतमंद लोगों के लिए होते हैं। विकास सबके लिए होता है। वहीं कांग्रेस के समय पर दलितों पर अत्याचार होते थे, उनकी बस्तियां जला दी जाती थी, लोग जल जाते थे और हमने एक विश्वास कायम किया है कि सरकार आपके साथ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी के नए प्रत्याशी होंगे, पुराने लोगों को टिकट नहीं मिलेगा के सवाल के जवाब में कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हाईकमान निर्णय लेगा कि चेहरे बदलने हैं या प्रत्याशी कौन से देने हैं, वो सभी हाईकमान ही तय करता है। कांग्रेस के टाइम में हमारे दलित भाइयों के ऊपर बड़े नहीं देखिए एंटी इनकम्पेंसी क्या था कि कांग्रेस के टाइम की चीज है एंटी इनकम्पेंसी, जो काम नहीं करते थे या उस रखते थे। लेकिन अभी पिछले टाइम में आप देख रहे हैं गुजरात में बहुत लंबे टाइम से बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि बहुत लंबे टाइम से बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के जितने काम किए और जो एक विश्वास खत्म हो गया था इस बात का कि भाई काम उसका होगा जो सरकार में हिस्सेदार होगा। 2016 में पैसे जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को विभिन्न दलित संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इस भारत बंद का असर अंबाला में नहीं दिखा। हालांकि भीम आर्मी के सदस्यों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए CTM को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान भीम आर्मी के सदस्य शहर के अग्रसेन चौक पर इकट्ठा हुए और वहां से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। तो वहीं भीम आर्मी के सदस्यों ने बताया कि अगर सरकार को आरक्षण खत्म ही करना है तो उन्होंने झूठे आश्वासन क्यों दिए। इसके साथ ही भीम आर्मी के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढने को भी कहा। सोहेल सडोरा है और
भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। आज यहाँ पर अंबाला के अंदर भारत बंद का जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने समर्थन किया और हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख के जो बंदूक चलाई है और दो परिवारों को, दो समाज को आपस में लड़वाने का कार्य किया है, दो भाइयों को आपस में लड़वाने का कार्य किया है, इसको सुप्रीम कोर्ट तुरंत वापस ले। और हम चाहते हैं कि अगर सरकार देना चाहती है, सरकार किसी का हक देना चाहती है तो वो रिजर्वेशन को बढ़ाए या फिर वो जातिगत जनगणना करे और जातिगत जनगणना करके जिसकी जितनी जनसंख्या है, SC ST BC OBC मुस्लिम या सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर उनका आरक्षण मिलना चाहिए। मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एकता मिशन से बलजीत सिंह अंबाला से यहाँ आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो आरक्षण में से आरक्षण निकाला जा रहा है उसके संबंध में आज हमने रमामणि राष्ट्रपति जी को DC साहब विज्ञापन देना मांगे। आरक्षण में से जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है वो गलत है। और दूसरा, अगर यही करना था तो इससे पहले जनगणना करानी चाहिए थी। जब सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, किस आंकड़े के आधार पे इन्होंने ये कार्य किया? चरखी दादरी में DC राहुल नरवाल ने अपने कैंप में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में 4,05,536 वोटर हैं। चरखी दादरी जिले में 484 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 51 शहरी क्षेत्र के पोलिंग बूथ हैं। साथ ही जिला उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि अब की बार विधानसभा चुनाव में रेसलर की थीम पर 2 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और विधानसभा चुनाव में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और उन्होंने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें। जिला प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है अच्छे से इलेक्शन कराने के लिए और इस लोकतंत्र के पर्व को अच्छे से मनाने के लिए। हमारी तैयारियां चल रही है, जैसे कि FLC हमारी EVMs की हो चुकी हैं, हमारे नोडल ऑफिसर्स लग चुके हैं और जैसे ही हमारा नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होएगा तो हमारे SDMs रेडी हैं नॉमिनेशन को लेने के लिए। तो सर, शांतिपूर्ण मतदान करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करके चलेगा। अभी हमारे टोटल वोटर्स जो हैं 4,05,536 हैं। भारत बंद के अवसर पर भीम आर्मी आजाद पार्टी ने आरक्षण वर्गीकरण के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन DC, SP और SDM को सौंपा। ज्ञापन में आरक्षण वर्गीकरण को रोकने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर ये वर्गीकरण नहीं रोका गया तो देश में आपसी भाईचारा खराब हो सकता है। यमुनानगर में भीम आर्मी आजाद पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विरोध जताया है। उनका कहना है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो आपसी भाईचारा खराब हो सकता है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। मौके पर भारी पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण वर्गीकरण फैसले को लेकर यमुनानगर में भीम आर्मी आजाद पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया। हाथों में झंडे लेकर लोग विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खूब नारेबाजी भी की। संगठन का कहना है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो आपसी भाईचारा खराब हो सकता है। इस दौरान भारी पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। ये आरक्षण में वर्गीकरण का मामला उन्होंने
गाइडलाइन जारी किया है, तो उसके विरोध में यहाँ पर हमारा संगठन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इकट्ठा हुए हैं और आज शांति प्रिय ढंग से यहाँ पर एसपी और डीसी साहब को, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति जी के नाम। मुख्य मांग ये है कि सरकार से हमारी मांगे है, राष्ट्रपति जी से मांग हमारी ये है कि आप लोग आपस में भाई भाई को लड़वाने का काम ना करें और इस जो आरक्षण विरोधी जो आपने विधेयक लाने का काम किया है, इसमें आपसी भाईचारा खराब होने की संभावना है, तो इसको खराब ना करें, इसको वापस लेने का आप काम करें। एससी समाज के विभिन्न संगठनों के लोग नारनौंद के रविदास मंदिर में इकट्ठा हुए और वहां से नारनौंद शहर में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। इसको लेकर नगर पार्षद सुरेश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एससी एसटी में वर्गीकरण का जो आदेश दिया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हमने रविदास मंदिर से पूरे शहर में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि वो चाहते हैं कि उच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया है उसके खिलाफ भारत सरकार संसद में कानून लाकर इस फैसले को निरस्त करने का काम करे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी में जो वर्गीकरण किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और आज हजारों की संख्या में नारनौंद हल्के से हमने ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति महोदय को एसडीएम के माध्यम से, और हम ये सरकार से भी मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इस जो वर्गीकरण किया है इसको निरस्त किया जाए, यही हमारा मकसद है। और आगे हम रविदास मंदिर वार्ड नंबर 13 से लेकर के पूरे शहर को क्रॉस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को एससी में वर्गीकरण का जो फैसला जो सुना है, पूरा का पूरा एससी समाज और एसटी समाज, पूरा भारत का एससी और एसटी समाज इसके कड़े शब्दों में इसकी घोर निंदा कर रहा है। हमने आज गुरु रविदास मंदिर वार्ड नंबर 13 नारनौंद से पूरे शहर को कवर करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारा सरकार से, प्रधानमंत्री जी से ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग कोई बिल लाकर, लोकसभा में कोई बिल लाकर इसे खारिज करें और हमारा जो भाईचारा जो खराब हो रहा है जो इस एससी वर्गीकरण से, ताकि इसको बचाया जा सके, यही हमारी मांग है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर के एससी एसटी समाज में गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसी मामले को लेकर झज्जर में बसपा ने भी प्रदर्शन कर रोष जताया है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी मामले में समर्थन दिया है। शहर भर में नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। फैसले को निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। फरीदाबाद में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से अपने नेता व पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता मनोज अग्रवाल ने बताया कि हमारे नेता राजीव गांधी की सोच थी कि हर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी सुविधाएं और उनके विचार पहुंचने चाहिए थे। इसी कड़ी में उनकी सोच और उनके विचारों पर उनके विचार और चर्चा को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं मनोज अग्रवाल ने यह भी बताया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव कुमारी सैलजा के दिशा निर्देश और आश्वासन के बाद बल्लभगढ़ की जनता का आशीर्वाद। मनोज अग्रवाल ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लड़ूंगा विधानसभा का चुनाव। आज हमारे प्रेरणा को हमारे नेता श्री राजीव गांधी जी के जन्म जयंती दिवस पर आज हमारे कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में यहाँ कांग्रेसी लोग इकट्ठे हुए, कार्यकर्ता इकट्ठे हुए श्री राजीव गांधी जी को पुष्पांजलि देने के लिए और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो उनकी सोच थी कि हर मानव तक, हर आखिरी व्यक्ति तक हर तरह की सुविधा पहुँचे। आज हमने उसके बारे में विचार किया, चर्चा करी और आपको पता कि हरियाणा के अंदर चुनाव का बगल बच सका है और हमें पूरा विश्वास है कुमारी सैलजा जी के नेतृत्व में बल्लभगढ़ की जनता के आशीर्वाद से
हम गोल्लापुर विधानसभा क्षेत्र जीतने जा रहे हैं। हिसार की सड़कों पर बहुजन समुदाय का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा है। SC/ST आरक्षण, वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए क्रांतिमान पार्क में एकत्रित हुआ था। क्रांतिमान पार्क में लघु सचिवालय तक पैदल मार्च करते हुए इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में दलित समुदाय के हजारों लोग शामिल हुए। राज्य और केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा। विधानसभा चुनाव में पूरा दलित समाज बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगा। दलित समुदाय के नेताओं ने कहा कि ये निर्णय दलितों के अधिकारों के खिलाफ है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आज का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को एक निर्देश दिया था कि भाई वो कोटा इनटू कोटा, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में वर्गीकरण कर सकते हैं कास्ट का और उसके आधार पर आरक्षण भी दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह की गाइडलाइन जारी की थी, कोई स्पष्ट फैसला नहीं था, लेकिन उस फैसले के आने के बाद ही आनन फानन में हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन। ऐसा शेड बनेगा कि जो अब पहले मंडी में ऐसा शेड नहीं है जी, एक आधुनिक शेड तरीके से शेड बनाने के लिए सरकार इसको बोल रही है। रावड़ी मंडी के अंदर जो शेड की बहुत कमी थी और हमारे मंडी वासियों की बहुत ज्यादा इसकी डिमांड थी। आज वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और हमारे अध्यक्ष मंडी के अध्यक्ष यशपाल गुप्ता जी की मेहनत से आज ये जो शेड बनने जा रहा है और बहुत एक पहले से भी अच्छा और लंबा चौड़ा, पहले से ज्यादा लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो एक अच्छा शेड बनेगा जो कि हमारे किसानों को फसल लगने के लिए काम आएगा। जुलाना क्षेत्र में पिछले कई महीनों से लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अब ताजा मामला जुलाना के मेन बाजार से सामने आया है। बता दें कि बदमाशों ने एक दवाई विक्रेता को पिस्तौल के बल पर धमकी दी और काउंटर पर आग लगा दी। इसको लेकर दुकानदार ने बताया कि वो करीब 1 बजे दुकान पर अपने कर्मचारियों के साथ काम कर रहा था। तभी 2 युवक आए और उन्होंने आते ही काउंटर पर एक मोबाइल रखा और कुछ तरल पदार्थ लिए हुए वो आए थे। उसके बाद एक कागज पर कुछ लिखा था। जब तक वो उनसे बात करता तब तक उन्होंने कहा कि इस नंबर पर बात कर लेना, जिसके बाद आग लगा दी और आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद सभी दुकानदारों ने बाजार को बंद कर दिया और आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है। थे 2-3 कर्मचारी हैं, दवाई बेचने लग रहे थे, 2 बदमाश गुंडे आ गए। काउंटर पर उन्होंने एक कॉपी कर दी और एक मोबाइल कर दिया और उन्हें और कि मैंने कहा धमकी दे दी। तो पैसे जी हाथ में पिस्टल ले रहा था, फिर उन्हें काउंटर का सारा को तरफ पदार्थ गिरा है, उसमें आग लगा दी। हम उसमें उड़ गए, वे फरार हो गए। बार बाइक खड़ी थी, उसके ऊपर बैठ कर चला गया अगला। आज सुबह ये बजरंग मेडिकल हॉल है, उसके ऊपर बदमाश आए थे और एक फोन रख दिया और तेल लगा के आग लगा दी उसमें और उनको बोल दिया इस फोन नंबर पे बात कर लेना और फिरौती मांग रहे थे, धमकी दे रहे थे। और ये प्रशासन अब कार्रवाई करेंगे। अब हम इनके पास आए हैं, एक डायरी भी दे के गए हैं और पूरी बाजार में रोष है। तारावड़ी शहर की लखपत कॉलोनी में घर की रसोई में भयानक आग लग गई। आगजनी की घटना में करीब 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि लखपत कॉलोनी में परिवार के सदस्य घर पर नहीं थे। अचानक पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलते हुए देखा। तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस और मकान मालिकों को दी गई। जैसे ही मकान मालिक और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो रसोई में भयंकर आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पानी की बौछारों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले काफी सामान जलकर राख हो चुका था। मकान मालिक देवेंद्र ने बताया कि वो बाहर गए थे। पीछे से पड़ोसियों की सूचना के बाद घर पहुंचे, आकर देखा तो रसोई में भयंकर आग लगी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बस हम जैसे सुबह अपने काम पे गए, डेली रूटीन में अपना काम करके तो गए तो
1-2 घंटे के बाद ही फोन आया मोहल्ले वालों का कि आपके घर में से धुआं निकल रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और इन्होंने आके देखा तो पूरा घर जलता हुआ लग रहा था, अंदर नहीं घुसा जा रहा था। पता नहीं, हम तो यहाँ पे थे नहीं, घर पे कोई नहीं था। पीछे से पता नहीं क्या हुआ, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ कुछ नहीं पता। कितना नुकसान का अंदेशा है? 5-6 लाख तो हो गई, पूरी किचन वगैरह सब, फ्रिज वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। तो सूचना मिलती है, फायर ब्रिगेड आई थी? हाँ जी, मेरे को तो पड़ोसियों ने सूचना दी थी कि आपके घर से धुआं निकल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।